नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम जो है आज इस वीडियो लेक्चर में डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट जो है फार्माकोलॉजी, उसको डिस्कस करने वाले हैं जी। और आशा करते हैं आप सभी का जो रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर का वो आपकी मेहनत अनुसार अच्छा ही आया होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि मैंने लिखा तो था बट नंबर नहीं मिला, कापी गलत चेक हुई, ये सब चीज़ें होती है भाई, सही बात है, मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, आगे वाला जो पेपर आएगा हम लोगों का सेकेंड ईयर का, उसमें हमें कोई मौका नहीं देना है एग्ज़ामिनर को कि वो काट सके, क्योंकि होता है ना, एक बार ऐसे सुनने को मिलता है मैं इसको कैसे नेगलेक्ट कर दूँ, कैसे पीछे छोड़ दूँ, ये बंदा प्रॉपरली एकदम किया हुआ है, आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे नंबर काट दूँ। तो उस लेवल से हमें चीज़ें करनी है, आखिर पास ही तो होना है भाई, नॉलेज तो लेना, ये पास ही तो होना है पेपर में डिग्री के लिए। तो उतना अगर हम ना कर पाए, उतनी अच्छी से चीज़ें ना कर पाए तो फिर बेकार है हम, है ना। तो ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी, जो कि आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है सिलेबस देख लीजिए आप थोड़ा सा कि क्या चीज़ें हैं। जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में है। अच्छा, ये जान लीजिए जैसे कि इस फार्माकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सेकेंड ईयर में आपको ये कोलॉजी जो सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें आपको पढ़ना है कि दवाइयाँ कैसे शरीर पे काम करती हैं। जिस दवा के बारे में आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री करके था जो पोर्शन फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, तो उसमें स्ट्रक्चर वगैरह दिखा रहा था, ब्रांड नेम, ये सब चीज़ें दिखा रहा था हमको कि कैसे ये दवाइयाँ क्या है ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, क्या चीज़ें। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वगैरह का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पे, बस हमें ये समझना कि वो जो दवाई बनी हुई है वो कैसे हमारे शरीर पे काम कर रही है। ओके, जैसे कि आपने ये दवाई ज़रूर देखी होगी, कालपाल 650 और 500 mg में आता है। तो इन सब दवाइयों के बारे में आखिर ये क्या है, कैसे है, किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ये इनका यूज क्या है, ये सब चीज़ें हम इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपका पूरा कोलॉजी के अंतर्गत ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भैया। देखिए सिलेबस क्या है। फर्स्ट चैप्टर जनरल फार्माकोलॉजी, सामान्य फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी से संबंधित जो एकदम बेसिक सी बातें होंगी, क्या कैसे है, वो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, स्टार्टअप जो है। तो इसी फर्स्ट चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए भैया शुरू करते हैं। आप लोग कापी पेन वगैरह लेके बैठ जाइए और पानी लेके बैठ जाइए और रफली लिखते रहिए। ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि आप जो हम बता रहे हैं इसको कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ करके रफली आप लिखते जाइए। नोट्स तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे पीडीएफ के रूप में, लेकिन आपको भी लिखते रहना साथ ही साथ में, स्पेलिंग वगैरह कुछ चीज़ें ऐसे, तो आपका रिवीजन होते रहेगा, ठीक। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन में क्या है भैया, द टर्म फार्माकोलॉजी इज़ ओरिजिनेटेड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो ये फार्माकोलॉजी शब्द है, ये इसका ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति हुआ है ग्रीक शब्द से। फार्माकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है, जिसमें दो शब्दों से मिल के बना हुआ है, फार्माकोन और लॉगस। फार्माकोन एंड लॉगस। फार्माकोन मीन्स है ड्रग और लॉगस मीन्स है स्टडी। आप ये फार्माकोन वर्ड, ये फार्माकोलॉजी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ये बार बार वर्ड सुनने को आएगा। फार्माकोग्नोसी आपने सुना ही है, पढ़ लिए हैं भैया आप, फार्माकोग्नोसी, क्योंकि फार्माकोग्नोसी जो था क्या था, स्टडी ऑफ क्रू ड्रग, है ना, फार्माकोग्नोसी में था, ये चीज़ें था। तो हम यहाँ पे फार्माकोन मीन्स ड्रग और लॉगस मीन्स स्टडी, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट में हम स्टडी ऑफ ड्रग करने वाले हैं। स्टडी ऑफ ड्रग, इन दिस सब्जेक्ट वी डिस्कस अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग, है ना, हम अध्ययन करने वाले हैं दवाई की। तो प्रॉपरली ये चीज़ें हैं, जैसे लिखा भी है फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग। और करके अगर और अच्छे से इसका लिखना रहे बढ़िया से, तो फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच of medical science in which deals the drug action on the body and how the body respond to the drug। फार्माकोलॉजी जो है एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है, हमारे चिकित्सा विज्ञान का। तो सही बात है, जो भी हम पढ़ रहे हैं डिप्लोमा में भी ये सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या फिर इंडस्ट्रियल चीज़ों से रिलेटेड है ना। ये एक शाखा है मेडिकल साइंस का, और जिसमें हम समझते हैं ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, कि दवाई का शरीर पे क्या एक्शन होता है, कार्य होता है, एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द ड्रग, और शरीर जो है दवा पे कैसे रिस्पॉन्स देता है या दवा के ऊपर कैसे कार्य करता है। समझ आ रही बात, दो चीज़ें हैं भैया।
ड्रग, कीड़े, ड्रग और बॉडी, ऑन बॉडी। ड्रग जो है शरीर पे क्या काम कर रहा है और बॉडी जो है ड्रग पे क्या काम कर रही है। समझ आ रही बात? दो चीज़ें, जैसे कि आपने ये चीज़ें देखा होगा ना, कुछ भी खाते हैं पीते हैं, जैसे कालपाल ही खाते हैं आप, तो इसमें क्या है, इसका मेन रोल यही है कि टेम्परेचर को लो करना, जो हमारी एक ऐसी कंडीशन है फीवर जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया होता है। तो ड्रग क्या करता है, ड्रग जो है हमारे बॉडी में जाके ये कालपाल गया और बॉडी का टेम्परेचर जो है लो कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है भैया, लेकिन सेम दूसरी चीज़ें भी होती हैं बॉडी एंड ड्रग। तो बॉडी जो है कालपाल के साथ क्या करेगा, ये भैया इनको तोड़ेगा, इनको डिसइंटीग्रेट करने के बाद सर्कुलेट करेगा, आंत में जाएंगे, आंत से ये पूरे शरीर में फैलेंगे, ये सब चीज़ें प्रोसेस होंगी ना। तो यही दो चीज़ें हमें बस पढ़नी है फार्माकोलॉजी में, ड्रग जो है बॉडी पे क्या कर रहा है और बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या कर रहा है। ठीक है भैया, चलिए, तो आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, चीज़ें क्या है कैसे है, इस पूरे सब्जेक्ट का मीन। थोड़ी सी ये चीज़ें इंट्रो लेवल है, तो हो सकता है आपको लगे कि लंबा खींच रहा है, लेकिन कोई ना, शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छी ही होगी हमारी। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो आपने ये समझ लिया, और इसमें बेसिक चीज़ें लिखा है, द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ ओसवाल्ड सेमिडबर्ग। जो फादर हैं फार्माकोलॉजी के वो ओसवाल्ड सेमिडबर्ग जी हैं। द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज़ सर रामनाथ चोपड़ा। जो ओसवाल्ड सेमिडबर्ग हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे माने जाते हैं, और जो इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं, यानी कि जिनका बहुत ज़्यादा रोल हो किसी चीज़ में, जैसे हमारे पिता जनक का है, हमारे घर के हमारे पिताजी हैं, तो उनको भाई बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं हमारे पूरे फैमिली को संभालने की, उसको आगे की तरफ ले जाने की, उसकी इम्प्रूव करवाने की, है ना। तो वैसे ही इन्होंने, जो सर रामनाथ चोपड़ा जी हैं, इन्होंने इंडिया में फार्माकोलॉजी को इम्प्रूव करवाया, एक मुकाम दिया, और जो कि आज हम पढ़ पा रहे हैं, और उसके वजह से आज तरह तरह की दवाइयाँ हम खोज पा रहे हैं, उससे संबंधित उसके नुकसान फ़ायदे ही सब देख पा रहे हैं। समझ आ रही बात? ओके, चलिए आगे देखते हैं। जब हमने ऊपर ही बात किया कि दो चीज़ें हैं, ड्रग जो है बॉडी पे कैसे काम, ड्रग जो है बॉडी पे क्या इफेक्ट दे रहा है, और बॉडी जो है ड्रग पे क्या इफेक्ट दे रही है, दो चीज़ हमने जब देख लिया, तो इन दो पे ही पूरी फार्माकोलॉजी टिकी हुई है भैया। ठीक है ना, और उन दो टर्म्स को हम डिवीज़न करते हैं फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में, तो दिखाते हैं क्या क्या है भाई वो चीज़ें। चलिए, लिखा है, द टू मेन डिवीज़न ऑफ फार्माकोलॉजी आर फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। दो भाग में फार्माकोलॉजी को मुख्य रूप से बांटा गया है, एक जो है फार्माकोकाइनेटिक है और दूसरा जो है फार्माकोडायनेमिक है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक समझ लेते हैं। अब फार्माकोलॉजी में भी फार्माको आ रहा था, तो फार्माकोन मीन्स ड्रग, काइनेटिक का मीन हमें समझ लेना है, तो हमें ये चीज़ें समझ आ जाएंगी ये टर्म। तो देखिए, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, फार्माकोन मीन्स ड्रग प्लस काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। ओके, यानी कि दवाई का मूवमेंट। और मूवमेंट कैसे होता है शरीर में, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे यहाँ पे हम रखे हुए हैं, कालपाल अपने आप पूरे हमारे शरीर में फैल गया, काम कर लिया, है ना, ऐसा तो है नहीं। समझ आ रही बात? तो शरीर ही तो करवाती है मूवमेंट, जैसे कि आपने ओरल कैविटी में रखा, मुख गुहा में, और वहाँ से फिर निगल के ओइसोफेगस के थ्रू होते हुए शरीर में पहुँचा, पेट में, है ना। ऐसे चीज़ें आपने ऐसे इनहेल किया, यहाँ से मूवमेंट होते होते यहाँ पे आया, यहाँ से पूरी बॉडी में फैलेगा, है ना, आंत के थ्रू, आंत से जो है एब्जॉर्ब होके, ऐसे चीज़ें होती हैं। समझ आ रही बात? तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक का सेंस यही है कि मूवमेंट। तो इट देखिए लिखा हुआ है, इट मीन्स द बॉडी डज टू द ड्रग व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसका मतलब यही है कि शरीर जो है दवा के साथ क्या करता है, व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड, जब दवाई को हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। समझ आ गई बात कि जब हम दवा को खाते हैं तो दवाई जो है हमारे शरीर में जाती है, तो शरीर उसके साथ क्या करता है। ओके, यानी कि शरीर क्या करता है, वही निगलेगा, उनको तोड़ेगा, उनको उसके बाद आंत में भेजेगा, आंत के द्वारा वो छोटे बड़े जैसे पार्टिकल्स हैं उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब होंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरे शरीर में हमारे फैल जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया पहला, दो पार्ट में बटा था, फार्माकोकाइनेटिक पहला हो गया। दूसरा क्या है, फार्माकोडायनेमिक। देखते हैं भैया ये इसका क्या सेंस है। फार्माकोडायनेमिक, फार्माको मीन्स वही है सेम ड्रग, और डायनेमिक का मतलब है पावर, यानी कि ड्रग का पावर।
अब ड्रग जो है कुछ करना चाहता है शरीर के साथ, तो उसमें पोटेंसी तो होनी चाहिए ना, पावर तो होनी चाहिए। तो वही लिखा है, इट मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, इसका मतलब यही है कि दवाई जो है हमारे शरीर के साथ क्या करता है व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड। तो वही है, जैसा हमने बनाया वही वो जाके काम करता है। अगर हमने बुखार कम करने के लिए बनाया है तो जाके बुखार कम कर देता है ना। ठीक है, तरह तरह की कंडीशन है। हाँ, ये हो सकता है डोज कम ज़्यादा देने पड़े, ये सब चीज़ें, लेकिन काम वो अपना कहीं ना कहीं सेम ही करता है। एडवर्स रिएक्शन अलग होता है, कभी कभी वो देखने को मिलता है। चलिए, इसमें मैंने इस वीडियो में मैं मेनली 2 टॉपिक कवर करूँगा। पहला जो रहेगा ये इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ये कवर करूँगा मैं। ठीक, और दूसरा वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये मैं दोनों कवर करूँगा। तो हो सकता है 30-40 मिनट का ये वीडियो हो जाए, तो आप पूरा देख के जाइएगा भैया, ये 2 टॉपिक आप कंफर्म हो जाएंगे। ओके, और इसका नोट्स में पूरा ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PDF के फॉर्म में अपने चैनल टेलीग्राम के PC फार्मा में अपलोड कर दूँगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर के नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने समझ लिया, 2 पार्ट जो आपके कोलॉजी का मेनली है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। अब आते हैं नीचे, इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस कुछ देख लेते हैं, जैसे कि फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको विजिलेंस, है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसमें भी देखिए सब में फार्माको वर्ड आ रहा है। फार्माको मीन्स ड्रग, और एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि ड्रग का जब लार्ज पॉपुलेशन में यूज़ हो तो उसको फार्माको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो देखिए लिखा क्या है भैया, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन या यूज ऑफ ड्रग एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए लार्ज पॉपुलेशन। इसका मतलब है या इसमें शामिल है कि हम अध्ययन करते हैं दवाई का जो कि यूज़ होता है किस पे, लार्ज पॉपुलेशन पे, बड़े जनसंख्या पे, और उसका प्रभाव क्या है। जैसे कि कोरोना में दवाइयाँ यूज़ होती थी, टेस्टिंग की जाती थी कि क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे, है ना, तो वो पहले चेक की जाती हैं, उसके बाद ही हम प्रॉपरली उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, अगर ये सब आपको पूछ दे, क्योंकि अब तो आपको एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स ये सब चीज़ें पूछ देता है, तो आपको यहीं से टर्म्स जो है धीरे धीरे याद रहनी चाहिए चीज़ें, तो आप प्रॉपर कर ले जाएंगे। मीन पता रहेगा, आप समझ पाएंगे, सेंटेंस को और लिख देंगे, है ना। तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी का मीन्स यही है कि दवाई का लार्ज पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, फार्माको इकोनॉमिक्स, इट इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ द ड्रग विद कंपेरेबल ड्रग। फार्माको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी आपने सुना होगा ना, मेरी इकोनॉमी बहुत वीक है, मेरी इकोनॉमी हायर है, इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे सुना होगा ना। तो ड्रग का इकोनॉमी से क्या सेंस है, यानी कि दवाई जो है आपको पता है कंपनियां बनाती हैं तो उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ लेबर वर्क लग रहा है, उनको भी पेमेंट देना रहता है, तो वो ड्रग का फिर कास्टिंग करनी पड़ती है ना कि उस पर कितना प्राइस रखा जाए, बेचा जाए। तो उसी को इवेल्युएट करना, जांचना, उसका कास्ट का रेशियो निकाल के और कंपेरेबल ड्रग्स से संबंधित उसका कास्ट रख देना, वही जो है इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी कि इट इंक्लूड द इवैल्यूएशन रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ द ड्रग विद कंपेरेबल ड्रग। कोई तुलनात्मक ड्रग, अब जैसे ये कालपाल बिक रहा है, इसका दाम 33 रुपये दिया है, तो कोई नई दवाई भी बनेगी तो कंपेयर करके इसी रेंज में लगभग रखा जाएगा, नहीं तो वो बिकेगी ही नहीं ना। जब हमें 33 रुपये में मिल जा रहा है 15 टैबलेट, तो हम फिर अगली गोली क्यों लेंगे 50 रुपये में 15, है ना। या तो बहुत हायर इफिकेसी हो, नहीं तो इसी के रेंज में हमें लगभग रखना पड़ता है दाम कि सेम रेट में चले। और भाई लिमिटेशन भी है कुछ चीज़ें, है ना, इसकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है और भी है, ताकि दाम रेगुलेटेड रहे। नहीं तो पता चले इतना हायर रेट सब लोग कर देंगे कि फिर आम जनता तो ऐसे ही मर जाएगी भैया बिना दवा के, है ना। चलिए, क्योंकि हर चीज़ों की अथॉरिटी है, रेगुलेशन है। चलिए, अब देखते हैं फार्माको विजिलेंस। फार्माको मीन्स ड्रग, और विजिलेंस मतलब विज़न की बात हो रही है, कहीं ना कहीं विज़न, देखना, देखते रहना। तो देखिए इसमें क्या होता है, सीधे से समझिए। आपने ऐसे अभी सुना होगा कि मेफ्टाल स्पास बंद हो गया, उससे तरह तरह की सिम्टम्स आने लगी थी जो कि नुकसानदायक है, मतलब दिक्कत कर रही थी। तो वो सब इसी के वजह से हो पाता है फार्माको विजिलेंस, क्योंकि इसमें दवाइयों का मॉनिटरिंग किया जाता है, उसको देखते रहा जाता है कि भैया ये क्या कर रहा है मार्केट में, या फिर लोग यूज कर रहे हैं तो नुकसान कर रहा है या फिर फ़ायदा कर रहा है, उसी को फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इंक्लूड मॉनिटरिंग ऑफ अनवांटेड इफेक्ट and other safety concern related to on population the drug which is already present in market। ठीक है,
ये इससे संबंधित है मॉनिटरिंग ऑफ अनवांटेड इफेक्ट। इसमें हम मॉनिटर करते हैं, जांचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि दवाई का कुछ अनवांटेड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अदर सेफ्टी कंसर्न, और भी उससे सुरक्षा संबंधित उस दवा से रिलेटेड सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। ऑन पॉपुलेशन द ड्रग विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन मार्केट, जो भी दवाई मार्केट में प्रेजेंट है उसको हम जांचते रहते हैं, देखते रहते हैं समय समय पे कि ये पॉपुलेशन पे कोई अनवांटेड इफेक्ट, अनचाहा इफेक्ट तो नहीं दिखा रहा है ना। अब हम खा रहे हैं इसको बुखार कम करने के लिए, और इसको खाने के बाद बहुत 10 में से 9 लोगों को उल्टी होने लगे, तो फिर ये तो दिक्कत है ना। तो ये फार्माकोविजिलेंस ही इन चीज़ों को मॉनिटर करता है भैया, ठीक है। हाँ, रेयरली साइड इफेक्ट तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अब वो कंपलसरी हो जाए सब में तो फिर दिक्कत है ना भाई। चलिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अगला टर्म्स है। इट इंक्लूड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑन क्लिनिकल रिसोर्स दैट इज ह्यूमन बीइंग। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिक का मतलब ये है कि जहाँ पे दवाइयाँ दी जाए, पेशेंट्स को इलाज किया जाए, फार्माकोलॉजी ड्रग, यानी कि हम इसमें जो है ह्यूमन बीइंग पे दवाइयों का इफ़ेक्ट देखते हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला टर्म्स देखते हैं। इसमें लिखा है रिसेप्टर। Receptor are potentious molecule present on cell surface. The drug molecule bind to these receptor resulting to their function. आपको ये बता दें, जो सेल्स होते हैं है ना, सेल से ही बाइंड करके ड्रग हमारे काम करते हैं, ड्रग। तो अब ये तो चीज़ें है, ये है, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान देना हमको, ड्रग, सॉरी पेंसिल से दिख नहीं रहा था आप लोगों को, है ना। तो इस पे ढेर सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये गोल सा आ रहा है ड्रग, यहाँ पे मान लो गोल सा ड्रग आ रहा है, तो ऐसे कुछ रिसेप्टर रहेगा। रिसेप्टर क्या होते हैं ना, प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे ड्रग वगैरह इन सब चीज़ों से बाइंड करते हैं या इनको बाइंड होने देते हैं, और उसके बाद इफेक्ट दिखता है। जैसे लिखा हुआ है, रिसेप्टर आर पोटेंशियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। पोटेंशियस नहीं भाई, प्रोटीनियस है, सॉरी, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल है जो कि हमारे सेल सरफेस पे पाए जाते हैं। द ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड टू दिस रिसेप्टर रिजल्टिंग टू देयर फंक्शन, और उसके बाद ड्रग जो है अपना फंक्शन दिखा पाते हैं, यानी कि रिसेप्टर ना आ रहे हैं तो दवा फिर बेकार है ना। ये चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं आगे। पोटेंसी, अब यहाँ पोटेंसी किसकी बात हो रही है, इंसान की पोटेंसी की बात नहीं हो रही है, ड्रग की, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ड्रग, है ना। अल्टीमेट गोल हमारा इस सब्जेक्ट में पूरा ड्रग ही पढ़ना है। पोटेंसी इज द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डोज नीडेड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट और एक्शन। पोटेंसी पावर जो है ये एक ऐसी मात्रा है या कंसंट्रेशन है दवा की जो कि हम देते हैं किसी व्यक्ति को वांछित या फिर मनचाहा प्रभाव देखने के लिए, यानी कि जैसे कि हम 500 mg दे देते हैं कालपाल या पैरासीटामोल, फिर 650 mg दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इसकी पोटेंसी बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं, ताकि हमें मनचाहा इफेक्ट देखने को मिले, है ना। ये चीज़ें हैं भैया। एगोनिस्ट, एन एगोनिस्ट इज ए मॉलिक्यूल विच बाइंड टू द रिसेप्टर एंड इम्प्रूव द फंक्शन और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये देखिए दो टर्म जो है सिमिलर लग रहे होंगे, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, तो इसमें दोनों में थोड़ी सी बेसिक डिफरेंट है। एक जो है चीज़ों को बढ़ाता है और एक चीज़ों को रोकता है। ये दोनों अपनी जगह पे सही है भैया। जैसे कि आप जो है चाहते हैं कि बाइक तेज चले, ठीक है, तो मान लीजिए आप एक्सीलरेटर ऐड रहे हैं, वो एगोनिस्ट हो गया, है ना। एक्सीलरेटर जो होता है, ठीक है, एक्सीलरेटर क्या हो गया, एगोनिस्ट हो गया। पहिया तो चल ही रहा है, ठीक है, वो तो डुगरेगा ही, लेकिन आप एक्सीलरेटर जितना उसको रोटेट कर रहे हैं, आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, बाइक की स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एगोनिस्ट का काम। और वैसे ही एंटागोनिस्ट भी तो है। एंटागोनिस्ट कौन हो जाएगा, ब्रेक, ब्रेक एंटागोनिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी अपना काम ही कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, रोक के काम करेगा। इसलिए एगोनिस्ट जो है क्या करता है, बढ़ा काम करता है, जैसे एक्सीलरेटर है बाइक में, वैसे ब्रेक वहाँ पे अपना काम कर रहा है एंटागोनिस्ट की तरह, वो चीज़ों को रोक दे रहा है, स्पीड को रोक दे रहा है। तो वैसे सेम दो तरीके की दवाइयाँ भी होती हैं भैया। देखिए जैसे लिखा है, एन एगोनिस्ट इज अ मॉलिक्यूल विच बाइंड टू द रिसेप्टर एंड इम्प्रूव द फंक्शन और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट एक ऐसे मॉलिक्यूल या ड्रग होते हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और फंक्शन या कार्य को बढ़ा देंगे, हमारे शरीर में उस दवाई काम को बढ़ा देंगे, रोकेंगे नहीं, है ना। जैसे कि मोटरसाइकिल में क्या कर रहा है, एक्सीलरेटर कर रहा है। एंटागोनिस्ट है, ये भी एक मॉलिक्यूल है जो कि रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और
रोकेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी काम को रोकेंगे, जैसे कि मोटरसाइकिल में कौन कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ओके भैया। चलिए अब आते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आपने एक चीज़ें पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हमें पढ़ लेना है क्या, स्कोप। देखिए इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, अब स्कोप पढ़ लेना है भाई। चलिए देख लेते हैं इसको भी। आखिर इतनी जो चीज़ें हमें लग रहा है कि भारी भरकम पूरी दवाई की जो फैली हुई है, पूरी स्कोप जो है, क्या चीज़ें हैं, कंपनियां हैं, ढेर सारी खोज जो हुई है, तो उसका स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी के अनुसार। फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए द फार्माकोलॉजी हैव ब्रॉड स्कोप रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। इसमें जो है बहुत लंबा चौड़ा इसका स्कोप है भैया, बहुत बड़ा विस्तृत मेडिकल फील्ड में। देखिए वी अंडरस्टैंड अबाउट द फार्माकोडायनेमिक। हम इसको पढ़ने के बाद फार्माकोडायनेमिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फार्माकोडायनेमिक यानी कि पावर ऑफ ड्रग, कि ड्रग जो है हमारे शरीर में क्या करता है भैया, ठीक है ना, पावर ऑफ ड्रग। फिर है दूसरा पॉइंट, व्हेन वी आर स्टडी अबाउट फार्माकोलॉजी देन वी नो अबाउट फार्माकोकाइनेटिक। ऐसे देखिए सेंटेंसेस बना के आपको पेपर में लिखने हैं, जब पूछ देता है 2-2, 3-3 नंबर में ऐसे पूछ देता है आपको। ठीक है, व्हेन वी आर स्टडी अबाउट फार्माकोलॉजी, जब हम फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम फार्माकोकाइनेटिक को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक यानी कि ड्रग मूवमेंट, यानी कि दवाई जो है शरीर में कैसे क्या कर रहा है, या फिर शरीर जो है दवाई के साथ क्या कर रहा है। तीसरा पॉइंट है बाय द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी। हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वी आर नो ड्रग एंड देयर एक्टिविटी। हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसके कार्य और उसकी एक्टिविटी को जान पा रहे हैं। चौथा पॉइंट है इन द रिसर्च इंडस्ट्री एंड एकेडमिक फार्माकोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। रिसर्च यानी खोज में, दवाई की खोज में कि दवाई कैसा बनना चाहिए, ये शरीर पे कैसे काम करेगा, क्या चीज़ें हैं, और इंडस्ट्री में भी, ठीक है ना, दवा जहाँ पे बनाई जाती है वहाँ पे। और एकेडमिक फार्माकोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। एकेडमिक का क्या मतलब है, पढ़ाई लिखाई में जो है फार्माकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाया भी तो जाता है, आप पढ़ ही तो रहे हैं भैया, है ना। चलिए और कुछ चीज़ें हैं, 3-4 नंबर में अगर पूछ दे तो लिखिए कम से कम 1-1.5 पेज 2 पेज तक पूरा सेंटेंसेस बना के। इन फार्माकोलॉजी वी स्टडी अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी। हम फार्माकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी के बारे में भी जानते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है भैया, ये होती है जैसे कि किसी भी चीज़ का हानिकारक जब प्रभाव पड़ता है, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक का मतलब है कि टॉक्सिकोलॉजी, जहरीलापन का मतलब ये नहीं कि मर ही जाना, सिर्फ वो नुकसान पहुंचाने लगे, सेल्स को डिस्टर्ब कर दे, उनको रोक दे, उनको डेथ कराने लगे, तो वही टॉक्सिक हो जाता है। तो टॉक्सिकोलॉजी यानी कि दवाइयों की इफ़ेक्ट को रोकना, उसको वो नुकसान ना पहुंचाए, ये सब फार्माकोलॉजी के ही द्वारा हो पाता है। हाउ टू फार्म एंटीडोट, हमें किसी भी चीज़ के प्रति एंटीडोट कैसे रोकना है। जैसे आपने मूवी में देखा होगा ना कि इनको ये सुई लगा दी गई है, इनको एंटीडोट नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, देखा होगा भैया, है ना। एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अगेंस्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस या ड्रग, ये सब फार्माकोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। टू द फार्माकोविजिलेंस वी नो अबाउट द ड्रग स्टेटस रिलेटेड इंडिविजुअल हेल्थ। फार्माकोविजिलेंस आप लोगों को पढ़ाया था अभी जस्ट अगले पेज में। फार्माको मीन्स ड्रग और विजिलेंस मतलब विजन, यानी देखते रहना कि दवाई का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और है वी आर नो अबाउट कीमोथेरेपी, हम कीमोथेरेपी के बारे में जान पाते हैं। कीमोथेरेपी से सेंस होता है केमिकल के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाए तो उसे कीमोथेरेपी कह देते हैं। ठीक है, जैसे कैंसर वंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है भैया। अगला है वी आर नो अबाउट वेटरिनरी फार्माकोलॉजी, हम इसके द्वारा वेटरिनरी यानी कि पशु चिकित्सा के बारे में भी जान पाते हैं फार्माकोलॉजी, क्योंकि उनकी भी तो बॉडी होती है, उन पे भी तो ड्रग कैसे काम करेगा और उनकी शरीर जो है ड्रग पे कैसे काम करेगी, ये सब हम फार्माकोलॉजी के अंदर जान पाते हैं भैया। तो आपने एक टॉपिक फुल्ली कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन, स्कोप, ये सब चीज़ें थी, स्कोप है ना, इंट्रोडक्शन प्रॉपर हो चुका। अब जो है हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, क्या अभी बताया था, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए तो भैया थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, आप लोग पीना है तो, और बने रहिए अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ। ठीक है, दूसरा अब हम पढ़ेंगे। देखिए भैया 20 मिनट में लगभग 20-22 मिनट में आपका पहला टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, तो ऐसे ही 20 मिनट लगभग ये भी लग जाएगा। ठीक है, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पढ़ते हैं आगे जी। ठीक है, तब आगे देखते हैं भैया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इसी को वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले यही चीज़ समझ लीजिए कि आखिर रूट आपने सुना होगा ना, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ये सब सुना होगा। रूट से मतलब है रास्ता, है ना।
कौन कौन से रास्ते से हम दवा दे सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन करने की या फिर गाड़ी चलाने की बात नहीं हो रही है, ड्रग दवाई की बात हो रही है ना। तो किस किस रास्ते से हम दवाई को दे सकते हैं शरीर में, ठीक है ना, क्योंकि एक रास्ता व्यस्त है तो दूसरा रास्ता हमें खुलना होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे लिए द्वार खुल जाएगा ऊपर का, है ना। तो अलग अलग उसमें तरीके हैं, कुछ फैक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे हम आगे जानेंगे, ठीक है भैया। तो आपको अगर चीज़ें समझ आ रही हैं क्या कैसे है तो हमें कमेंट्स करिए, और ना भी समझ आ रही है तो भी कमेंट्स करिए, हम और इम्प्रूव करेंगे भैया, है ना। कि आपको समझ आना चाहिए, वैसा थोड़ी है कि आपका समय ऐसे ही फालतू में 20 मिनट आधा घंटा वेस्ट होना चाहिए, है ना। और हमारा भी समय नहीं वेस्ट होना चाहिए। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तभी तो कुछ अच्छा है, नहीं तो फिर क्या मतलब है काम करने का। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ या वे बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। जो ये रास्ता है ड्रग प्रसारित करने का या देने का, है ना, मार्ग जो है उसे हम एक तरीका या फिर एक रास्ता बोल सकते हैं। बाय विच द ड्रग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, जिसके रास्ते से या जिसके सहायता से हमारे शरीर में दवाई को इंट्रोड्यूस, हाँ भैया ठीक है। तो एक ऐसा रास्ता या एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से हम शरीर में दवाई पहुंचाते हैं। और भाई सही भी बात है, अब दवाई ऐसे बनते जाए, ऐसे थोड़ी है देख के हम ठीक हो जाएंगे, वो काल पाल रखा हुआ है हम इसे देखे जा रहे हैं, एक टक एकदम बाकायदे ठीक हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। इसको शरीर में किसी न किसी रास्ते से देना पड़ेगा। जैसे ये ओरल फॉर्म में है, हम मुख के द्वारा ले लेंगे, इसे खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। और इसका सिरप के रूप में भी आता है तो वो भी ओरली लिया जाता है। और इंजेक्शन फॉर्म में भी पैरासीटामोल ये सब चीज़ें आती हैं, बुखार में दी जाती है, लगाई जाती है जब ज़्यादा बुखार रहता है। तो ये तरीका ही तो हुआ, कभी हम मुंह के रास्ते से पेशेंट को दे रहे हैं, कभी इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, है ना, आईवी और आईएम ये सब लगा के, है ना, ये चीज़ें। चलिए तो इसमें देखिए और क्या चीज़ लिखा है, द चॉइस ऑफ रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन। जो ये रूट है ये किस पे डिपेंड करता है, आखिर क्यों अलग अलग रूट रखना पड़ रहा है, ओरली या फिर पेरेंट्रली, है ना, ये चीज़ें। अभी ये सब टर्म्स हम आगे और समझेंगे क्या चीज़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर क्या कैसे है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग लाइक लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड। ये दवाई के प्रॉपर्टी गुण पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे हम उसे खा सकते हैं या फिर उसे कैसे शरीर में पहुँचा सकते हैं। जैसे कि लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। तो लिक्विड भैया मुँह से भी ले सकते हैं, सॉलिड भी मुँह से ले सकते हैं, सेमी सॉलिड भी। लेकिन वहीं पर चीज़ें अगर तेज़ी से जब वर्क कराना है तो वो कहाँ पर कैसे क्या करेंगे हम, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि सॉलिड जो है हम इंजेक्शन में नहीं ले सकते, सेमी सॉलिड ये भी इंजेक्शन में नहीं ले सकते, लिक्विड ले सकते हैं, है ना, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि दवा कैसा है और उसे किस रूट से हम दे सकते हैं शरीर में। ऑन द एक्शन ड्यूरेशन लाइक। अब ये कहेंगे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हमें जिस रूट से चाहिए उसी हिसाब से बना लेंगे, सॉलिड को लिक्विड में हम बना सकते हैं। भैया सब दवाई सब रूप में ठीक नहीं होती, सॉरी बात, हर चीज़ें हर एक रूप में वो ठीक नहीं होती, ख़राब हो जाती हैं। ओके, जैसे आपने कभी ये हो सकता है देखा हो कि लोहे की कढ़ाई है, उसमें कोई ऐसी ऐसी सब्जी बना दो तो वो काली पड़ जाती है ना। तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। वैसे ही ड्रग का भी सिस्टम है कि अगर आप जिस टाइप का ड्रग है उसी हिसाब से उसके फेवरेबल कंडीशन देंगे तभी वो ठीक रहेगा, नहीं तो वो एक्सपायरी से पहले ही ख़राब हो जाएगा। ओके, देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ऑन द एक्शन ड्यूरेशन लाइक। और किस पे डिपेंड करता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, हमें दवा का ड्यूरेशन कितना चाहिए। जैसे कि 5 घंटे काम करना चाहिए, 10 घंटे। जैसे आपने ये सुना होगा ना कि आपको ये दवाई दिन में एक बार खाना है, ओडी जिसे लिख देता है, ये एब्रीवेशंस होते हैं, संक्षिप्त शब्द ओडी, वंस अ डे। तो उसका ड्यूरेशन यानी कि वो 24 घंटे में एक बार देने पर भी वो पूरे 24 घंटे उसकी असर रहेंगे। और यहीं पे कालपाल को आप 3-3 बार ले सकते हैं, है ना। तो इसका ड्यूरेशन कम है। और जो कोई दवाई जैसे कि इजिथ्रोमाइड है ये सब दे सकते हैं एक टाइम। तो अलग अलग है भैया अपना रोल सबका। तो वही लिखा है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्ट्रिक्ट टू ए लोकल साइट, ये सब चीज़ें हैं पोर्शन। चलिए भैया अब आते हैं हम वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो ढेर सारी रास्ते हैं दवाई देने के, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें ये तो पढ़ना ही है और उसी के साथ साथ उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमें बताते चलना है। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं उन रास्तों का। तो चलिए इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, इंटेरल, पेरेंटल और टॉपिकल। इंटेरल, पेरेंटल और टॉपिकल, है ना। चलिए भाई देखिए इंटेरल, पेरेंटल और टॉपिकल का मीन क्या है। इंटेरल से मीन है ना
अब इंटरनल नहीं है, इंटेरल, पैरेंट्रल, टॉपिकल। इंटेरल का मीन है कि ऐसा रास्ता जो हमारे आंत ओत से संबंधित हो, यानी कि मुख गुहा से लेके मल द्वार तक, है ना, इसी को हम इंटेरल रूट बोलते हैं। यहाँ मुख गुहा से लेके मल द्वार तक, यानी कि ये फुल्ली जो कनेक्टेड पोर्शन है हमारा, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ओरल कैविटी, इसोफेगस या ओइसोफेगस बोलते हैं, स्टमक, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्टार्ट हो जाती है, फिर स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पे रेक्टम, फिर उसके बाद क्या होता है एनस। ये पूरा पोर्शन जो है इंटेरल के अंतर्गत आता है। इस पूरे पोर्शन में कहीं भी दवाई दी जाएगी ना तो इसे इंटेरल रूट कहा जाता है। पेरेंट्रल क्या होता है, अदर देन इंटेरल रूट या फिर अदर देन जीआईटी, यानी कि इस पूरे रास्ते को छोड़ के कहीं भी दवाई दी जाती है तो उसे पेरेंट्रल बोल देते हैं। जैसे कि पेरेंट्रल में इंजेक्शन आते हैं ढेर सारे जो हैं, जैसे कि चमड़ी पे लग जाता है ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। टॉपिकल में, टॉपिकल यानी कि जो स्किन पे यूज़ हो, सिर्फ टॉपिकली स्किन पे, अपर पोर्शन पे, उसे टॉपिकल कहते हैं। तो तीनों समझ आई। इंटेरल यानी कि इसमें इन्वॉल्व है पूरा जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ था, है ना। पेरेंट्रल यानी कि अदर देन जीआईटी, जीआईटी के बाद और अलावा जो भी है, चमड़ी में सुई लग गया, मसल्स में सुई लग गया, नस में सुई लग गया, ये सब जो है पेरेंट्रल में आते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं जो है और डायरेक्ट जो है किसी इक्विपमेंट की सहायता से, यानी इक्विपमेंट यानी कि इंजेक्शन के थ्रू जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने का काम करें, उसे पेरेंट्रल कह दे रहे हैं। टॉपिकल, जो टॉपिकल ऊपर सरफेस पे यूज़ हो उसी को टॉपिकल कहते हैं, जैसे पाउडर वगैरह होते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इंटेरल रूट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे जल्दी जल्दी। देखिए क्या है, दिस रूट इज़ इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो रास्ता है ना, इसमें शामिल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट, जैसे कि हम सिरप दे सकते हैं यहाँ के थ्रू, यहाँ रेक्टम में भी इनिमा लगाते हैं ऑपरेशन के दौरान, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। ओके, ये सब चीज़ें। इट आल्सो इन्वॉल्व इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दिस इज़ द बेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे अच्छा रास्ता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। क्यों अच्छा रास्ता है? क्योंकि इसमें सब लोग अपने हाथ से खा लेते हैं दवाई, ये सब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, है ना। और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी यूज होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या सेंस है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे आंत में जब दवाई जाती है ना, तो तुरंत यहीं से डायरेक्ट लीवर में भी चली जाती है, यहीं से, यहाँ जब एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पे जो है लीवर ढेर सारी दवाइयों को छाट देता है, अलग कहता है भाई तुम कहाँ आ रहे हो, तुम्हें तो मैं जानता नहीं, चलो 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 बाहर निकलो। तो ये यहाँ से उनको इनेक्टिव कर देता है, जिससे वो दवाइयाँ काम नहीं कर पाती। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इसकी दवाइयाँ जाती हैं, क्योंकि आंत में आएंगी ही आएंगी तुरंत। यहाँ से खाओगे, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पाइप फिसलते 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 फिसलते, है ना, तो लीवर के पास पहुँच जाती हैं यहाँ से, है ना, ये चीज़ें। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इंटेरल रूट। यहाँ पे ढेर सारी मेथड है इंटेरल रूट के, जैसे कि 4 लिखा गया है यहाँ पे, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, बकल। अब इन चारों को हम समझ लेंगे। ओरल रूट क्या है? ओरल यानी कि मुख के द्वारा जो दवाई दी जाती है। तो लिखा है दोज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू माउथ इज नोन एज ओरल रूट। देखिए सेंटेंस बहुत इजी है, ऐसी ड्रग जो ओरल रूट से दी जाए या माउथ में दिया जाए उसे ओरल रूट कह देते हैं। ओके, इट इज़ कन्वीनियंट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बिकॉज पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे सुविधाजनक, कन्वीनियंट, सुविधाजनक मेथड है, क्योंकि इसमें पेशेंट जो है खुद दवाई को खा पी सकता है ना, यूज़ कर लेता है। आपने देखा ही है, अब सबके घर में ऐसा ही होता है भैया, हमने भी कभी न कभी खुद से ही दवाई खाई है। इन दिस रूट ड्रग पास थ्रू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये गुजरता है। समझ गई बात? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि जो आंत से डायरेक्टली लीवर के पास पहुँचे, उसके और उसको एक इनेक्टिव या एक्टिव ऐसे कर दिया जाए तो उसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ठीक है भैया, है ना, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो लीवर का उसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर देते हैं पहले ही, सीधी सीधी बात। एडवांटेज क्या है? लेस चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसमें तुरंत जो है, एक्यूट और क्रोनिक आपने शब्द सुना होगा ना, एक्यूट यानी कि तुरंत जो काम करे, क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक। तो इसमें तुरंत जो है रिएक्शन होने का बहुत कम चांस होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा धीरे धीरे, ये सब चीज़ें तो नुकसान कम पहुँचाती हैं। पेशेंट इज़ एबल टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। खुद जो है पीड़ित जो है, पेशेंट जो है, मरीज, वो दवाई को ले सकता है। इकोनॉमिकल, ये सस्ता भी होता है कहीं ना कहीं, है ना। ये हो गया। और डिसएडवांटेज क्या है? सम टाइम
कंप्लीट ड्रग इज़ नॉट एब्जॉर्ब, इसमें कभी कभी पूरी दवाइयाँ नहीं एब्जॉर्ब होती। जैसे आपने देखा होगा ना कि खाए और इफेक्ट नहीं दिया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ क्योंकि खाना नहीं खाए थे, पेट साफ नहीं हुआ था, इस वजह से। नो इफेक्टिव इन इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी कि तुरंत किसी को ज़रूरत है तो ये काम नहीं करता है इमरजेंसी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से पेट में जाएगा, फिर पेट से आंत में जाएगा, ऐसे ऐसे फिर यहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो मतलब आधे घंटे 1 घंटे ऐसे लग ही जाते हैं टाइमिंग, है ना, ये होता है। ठीक है भैया, तो ये चीज़ें हैं, तो ये इमरजेंसी में ज़्यादातर नहीं यूज होता है, क्योंकि इमरजेंसी में आपने देखा होगा इंजेक्शन लगता है, ये सब चीज़ें तुरंत इमरजेंसी में की जाती है। ओके, ठीक है। इट डू नॉट अलाउ ड्यूरिंग वोमिटिंग, इसको उल्टी हो रहा है किसी व्यक्ति को तो भी आप नहीं दे सकते हैं, सही बात है, मुंह के रास्ते देंगे वो फिर और उल्टी कर देगा। रूट नॉट प्रेफर्ड इन अनकॉन्शियसनेस, कोई बेहोश है तब भी हम इस रूट का, इस रास्ते का यूज़ नहीं कर सकते। अब कोई बेहोश है उसे आप कैसे दवा खिलाएंगे, वो निगल ही नहीं पाएगा, है ना, ये चीज़ें दिक्कतें हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया ओरल रूट। दूसरा है सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल और बकल, ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। देखिए सबलिंगुअल में क्या होता है, ड्रग इज केप्ट बेंथ द टंग विदाउट वाटर टू डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब्ड इन माउथ। ड्रग जो है इसमें क्या होता है, टंग के नीचे, जीभ के नीचे जो है आप डायरेक्ट रख देते हैं। अगर हमारा ऐसे टंग है ना, तो इसी के नीचे जो है दवाई को रख दिया जाता है और वो बिना वाटर के, बिना पानी के ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऐसा उसकी बनावट होती है, एकदम फुसफुस सा जो रखेंगे वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसमें एग्जांपल आता है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, ये हार्ट अटैक के कंडीशन में दिया जाता है। अगर बीपी उपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये सब दिक्कतें हो रही हैं तो दिया जाता है। ये तुरंत जो है वेजल्स को फैला देता है, जो नसें होती हैं, तो प्रॉपर हार्ट को ब्लड सप्लाई होने लगती है। नाइट्रोग्लिसरीन तुरंत वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है भैया, क्योंकि आपको पता होगा, आप जीभ को अपने देख सकते हैं आईने में, ढेर सारी वहाँ पे पतली पतली नसें होती हैं। ओके, आर्ट्रियोल्स, ठीक है भैया, या कैपिलरीज। द ड्रग इंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू द डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरी नेटवर्क, और यहीं पे जो है दवाई जो है पूरी कैपिलरीज के सहायता से फैल जाती है पूरे शरीर में, है ना। ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, हमारे जो वाल्व्स, सॉरी क्या होते हैं, वेन्स और आर्टरी, है ना। बक्कल डिफ्यूजन क्या है, इन द बक्कल रूट ड्रग केप्ट विद इन माउथ अराउंड द चीक और बक्कल कैविटी वेयर इट डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब्ड। देखिए सबलिंगुअल में क्या है, जीभ के नीचे रखते हैं, और बक्कल में क्या होता है, बगल में, ठीक है भैया, बगल में, किसके, गाल के बगल में हम रखेंगे, दांत के बगल में, वहाँ पे ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है और प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये होता है बक्कल रूट। तो ये दोनों लगभग सेम है। तो इसके नुकसान और फायदे क्या हैं भैया, सबलिंगुअल और बक्कल के देखिए एक ही साथ दिखा दिया गया है, क्योंकि सिमिलर है कहीं ना कहीं। ड्रग डू नॉट गो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये इसके फायदे हैं, ये लीवर में नहीं जाता है, क्योंकि ये तुरंत यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आंत के पास दवाई पहुंचती है तो तुरंत जो है लीवर के पास पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ जब मुंह में ही ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो ये लीवर के पास थोड़ी तुरंत पहुंचेगा, तो पूरा शरीर में काम करते करते धीरे धीरे तब लीवर में भी पहुंचेगा, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है। रेपिड एब्जॉर्प्शन, तेज़ी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है और काम स्टार्ट, चल जल्दी शुरू करो। ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड ईजिली, दवाई जो है आसानी से हम एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट ड्रग कैन बी विथड्रॉन, इसमें जो है दवाई जो है अगर कोई नुकसान पहुंचा रही है, जैसे इरिटेशन होने लगा, खुजली होने लगा, ऐसी कुछ चीज़ें दिक्कतें हैं, तो हम तुरंत विथड्रॉन यानी कि बाहर निकाल सकते हैं। जीभ के पास ही रखे हो, गाल पे या थूक सकते हो तुरंत, है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसके, सबलिंगुअल और बक्कल रूट के, अनप्लीजेंट, अगर मतलब अस्वादिष्ट हुआ तो फिर आनंददायक हो सकता है। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन माउथ, जो खुजली उजली दे, ऐसा कुछ एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है, उसको हम ओरली, मुख के रास्ते जो है दवाई को नहीं ले सकते, नहीं खा पी सकते, है ना। ड्रग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड, अगर किसी दवाई का हाई मॉलिक्यूलर वेट है ना, जैसे किसी का 12 है, किसी का 112 है, तो 12 और 112 में बहुत अंतर है ना। तो वो जो 112 वाला है, अब यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट का क्या सेंस है भैया, क्योंकि आपने सेल्स जो पढ़ा हुआ है ना, इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो चीज़ों को आने जाने देते हैं। तो अब जो उसके साइज़ का रहेगा तभी तो वो अंदर जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि अगर जो आर्टरीज़ हैं उसके शेप के रहेंगे तभी वो हो पाएंगे, नहीं तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। लाइक इंसुलिन का
मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं कुछ सबलिंगुअल और बकल रूट के। ओके, आप ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने अगर प्रैक्टिस वगैरह की है तो ये चीज़ें फेस भी किया है, देखा भी है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, और बता तो रहे ही हैं हम। रेक्टल रूट देखिए क्या है। सपोजिटरीज इनिमा आर ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू रेक्टल रूट। ये सपोजिटरी या एनिमा जो है, ये सब चीज़ें दवाइयाँ जो है हम रेक्टल रूट के सहायता से देते हैं। ठीक है, इनिमा जो है एक लिक्विड के रूप में होता है, ऐसे उसको फोल्डेड करके पाइप रहती है, एनस में इंजर्ट किया जाता है, यहाँ पे एनस में, है ना। जिससे होता क्या है, यहाँ पे कंट्रैक्शन बढ़ जाता है और पेट जो है साफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मल त्याग की तुरंत इच्छा होने लगती है। ओके, चलिए, ड्रग एब्जॉर्बेंस अकर्स डायरेक्टली थ्रू थिन हाईली वेस्कुलराइज्ड वॉल ऑफ रेक्टम। यहाँ पे जो रेक्टम होते हैं ना, रेक्टम मलाशय जिसे बोला जाता है, मलाशय, यहीं पे पतले पतले जो वेजल्स हैं उन्हीं के द्वारा से दवाइयाँ जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है भाई, मेरिट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। यूज़फुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग टू नोजिया एंड वोमिटिंग। ये रास्ता जो है बहुत लाभदायक है जब पेशेंट जो है उल्टी या फिर नाउजिया मिचली के कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसे आप कोई भी दवाई देंगे तुरंत टेस्ट और ख़राब लगेगा, उल्टी कर देगा तुरंत। ठीक है, लेकिन इस रूट से देंगे तो भैया उल्टी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट उस्ट थोड़ी पता चलता है हमें। ओरल कैविटी के अलावा और कहीं पे भी हमें टेस्ट का अनुभव नहीं होता है पूरे शरीर में, है ना। दिस रूट एवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस रास्ते से दवाई देने पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी एवॉइड होता है, उसको नकारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्ब होगा तुरंत, वो पूरे शरीर में फैल गया ब्लड वेज, और यहाँ जब छोटी आंत से ऐसे तुरंत जो है लीवर में पहुँच जाता है। चलिए देखिए, डीमेरिट क्या है। इट काज रेक्टल इन्फ्लामेशन। ये हो सकता है कि रेक्टम इन्फ्लामेशन हो सकता है हमें, क्योंकि ओरल कैविटी का क्या है, वो कैविटी ओपनेबल है पूरा, मतलब अच्छे से खुलता है, बंद होता है, ये सब चीज़ हम करते हैं रोज़, खाते पीते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। लेकिन रेक्टम क्या है, एक कंजस्टेड एरिया है, मतलब ज़्यादा ओपन पोर्शन नहीं है, तो वहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे दर्द होना, सूजन होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। ओके, इट्स सो इरेगुलर एब्जॉर्बेंस। यहाँ पे इरेगुलर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, क्योंकि पेट साफ नहीं है, ये सब दिक्कतें हैं, तो फिर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं भी हो सकता है। दिस रूट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर पेशेंट। ये जो है पेशेंट के लिए असुविधाजनक हो सकता है ना, क्योंकि भाई अब थोड़ी सी प्राइवेट पार्ट हो जाती है, ये सब चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए भैया, तो आपने रेक्टल और इंटेरल रूट के चारों पार्ट को पढ़ लिया, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, बकल, ये पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट। भैया बचा कितना है, 3 पेज बचा है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, आप वीडियो पस करके भी देख सकते हैं, वीडियो की स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं अपनी कैपेसिटी अनुसार। है ना, वो बोलते हैं ना, और नमक स्वादानुसार। अब बातें आगे आप जानते हैं। चलिए देखिए, पेरेंटल रूट क्या है। पेरेंटल रूट, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्टर्स रिफर्स टू ड्रग गिवन बाय रूट अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो जीआई ट्रैक्ट के अलावा जिस भी रूट से दवाई दी जाती है उसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं। इस पूरे रूट के अलावा जिस भी रूट से हम दवाई को देंगे उसे पेरेंटल रूट बोल देते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, द टर्म पेरेंटल इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर ड्रग गिवन बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न। पेरेंटल का शब्द का मीन ही है कि हम इंजेक्शन के थ्रू या फिर इन्फ्यूज़न के थ्रू हम दवाई को देंगे। इंजेक्शन आप समझ ही रहे हैं, नीडल रहता है, इसको इंजर्ट करना रहता है और दवाई को हम इंजेक्ट कर देते हैं पुश करके। और इन्फ्यूज़न जो धीरे धीरे एक कंसनट्रेटेड मात्रा जो है, पूरा अमाउंट जो धीरे धीरे मात्रा में पूरे शरीर में फैलता है, उसे इन्फ्यूज़न कहते हैं। जैसे बोतल बोलते हैं हम लोग, बोतल चढ़वाना, ये सब चीज़ें। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हैव मेनली फॉलोइंग रूट्स। पेरेंटल के भी कुछ रूट्स हैं ढेर सारे, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। जैसे कि उसमें था इंटेरल में 4 थे, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, बकल। पेरेंटल में भी हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटनस, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल, IV, IM। ये कभी कभी 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है प्रॉपरली पेपर में लिखने के लिए, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, आप चीज़ें जानते भी हैं। अब दवा किस किस रास्ते से खाते हैं ये कौन नहीं जानता भैया, बाबा से पूछोगे वो भी जानता है, 5 साल का बच्चा वो भी जानता है ना। लेकिन हाँ, बस मैटर ये है कि हमें लिखने की तरीके को प्रॉपर समझना पड़ेगा। चलिए, इंट्रावेनस IV रूट शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, इंजेक्शन पे आप देखे भी होंगे जो भी कभी दवाई को ध्यान से देखे हैं तो। चलिए,
दोज ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन वेंस इज नोन एज इंट्रावेनस रूट। जो दवाइयाँ जो है वेंस में यानी कि सिरा में जो है एडमिनिस्टर्ड की जाती है उसे हम इंट्रावेनस रूट बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? इट शो 100% बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी आप सेकेंड चैप्टर में नहीं सॉरी अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी। देखिए तो हम वहाँ पे प्रॉपर समझा देंगे आपको। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ना, बायो मतलब जैविक और अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, जैव उपलब्धता, यानी कि जीव में दवाई का उपलब्धता कितना है। तो 100%, क्योंकि आप तुरंत नस में लगाते हैं, यहाँ पे अगर नस है तो वो तुरंत जो है पूरी तरीके से फैल जाता है। जैसे ये नसें हैं ढेर सारी, है ना, ब्लड में पहुंच गया पूरी तरीके। इट हेल्प इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसको इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम लगा सकते हैं। जैसे देखते नहीं, तुरंत इंजेक्शन लगाओ, तुरंत वेंटिलेटर पे लिटाओ, बोतल लगाओ। ये किस रूट से किया जाता है? इसी रूट से तो किया जाता है, नसों के माध्यम से ही, है ना। इट एवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एवॉइड करता है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता था कि दवाइयाँ जो है लीवर के पास तुरंत पहुंच जाती थी। तो यहाँ तो जब नस में लगा रहे हो हाथ में, तो फिर कहाँ पहुँचेगी? तुरंत। इट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये तुरंत एक्शन देता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ कास्टली। ये कास्टली हो सकता है, ये महंगा हो सकता है थोड़ा, है ना, क्योंकि इसको स्पेशली बनाया जाता है, रखा जाता है, कभी कभी फ्रीज में भी रखना पड़ता है इंजेक्शंस वगैरह को। आपने सुना होगा या देखे होंगे, जानते होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। तो इट मे काज इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि आपने इंजेक्शन लगाया, वहाँ पे डस्ट लगा था, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है ना, चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है इट रिक्वायर्स ट्रेंड पर्सन। इसमें ट्रेंड पर्सन चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सुई नहीं लगा पाते हैं अच्छे से, है ना, अभी फ्रेशर है तो उसके लिए ट्रेंड पर्सन चाहिए। ये सब इसके नुकसान है। अब पता चले इमरजेंसी है, कोई ट्रेंड पर्सन है ही नहीं, तो कैसे लगेगा किसी को सुई? दिक्कत है ना भाई। इट इज़ इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल काजिंग इरिटेशन। ये असुविधाजनक हो सकता है और पेनफुल हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है, मतलब दर्द हो सकता है लगाने पे, होता ही है इंजेक्शन वगैरह लगाने पे, क्योंकि इंजेक्शन लगाएंगे तो आप यहाँ की सेल्स डैमेज होते हैं, और सेल्स से डैमेज हो रहा है तो दर्द हो रहा है, और दर्द होना जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा भैया। आया आप सोए हैं, आपके ऊपर पूरा छत गिर जाए, आपको दर्द ना हो, महसूस ही नहीं होगा, बातें खत्म, है ना, ये चीज़ें। फिर आता है इंट्रामस्कुलर रूट। अभी आपने आईवी पढ़ा, अब पढ़ेंगे इंट्रामस्कुलर। मसल्स में जो सुइयाँ लगती हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। दोज ड्रग विच आर एडमिनिस्टर्ड इन मसल्स इज नोन एज इंट्रामस्कुलर रूट। ऐसी दवाइयाँ जो मसल्स में लगाई जाती हैं उसी को हम इंट्रामस्कुलर रूट कहते हैं। एडवांटेज क्या है? इट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये भी तुरंत काम करता है, लगाएंगे आप तुरंत 2 मिनट में आराम हो जाएगा, ऐसा लगने लगेगा। इट शो यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन। ये यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन यानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब प्रॉपरली होता है। इट एवॉइड जीआईटी रिलेटेड फैक्टर। ये पेट ओट से संबंधित जो ये सब चीज़ें हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह, इनको एवॉइड करता है। इट एवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हो गए फायदे। नुकसान क्या है भैया इसके? ओनली 10 ml ड्रग मे बी एडमिनिस्टर्ड। हम आईवी में क्या होता है, इंट्रा वेस्कुलर जो है वेंस में जो है क्या करते हैं, उसमें तो आप कैसे भी लगा लीजिए। इंट्रावेनस जो है आप पूरा बॉटल चढ़ जाता है, 10-10 बॉटल लगे रहता है, ऐसे देखते हैं। लेकिन मसल्स में क्या है, 10 ml से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, 10 ml, है ना। ओके। इट काज लोकल पेन। इसकी वजह से लोकली पेन होने लगता है, जहाँ पे लगाया जाता है इंजेक्शन वहाँ पे पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एबेसिस यानी कि पसोस आने लग सकता है ना। इट इज़ एक्सपेंसिव। ये महंगा होता है। सबक्यूटनस रूट। हाँ भैया, तो ये देखिए, ये इतना पोर्शन और बचा है, इतना बस, ये टॉपिक कंप्लीट। सबक्यूटनस रूट क्या है? दोज ड्रग्स विच आर एडमिनिस्टर्ड इन हाइपोडर्मिस सबक्यूटनस लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज सबक्यूटनस रूट, लाइक इंसुलिन इन डायबिटिक पेशेंट। हाँ ठीक है भैया। तो इसमें क्या होता है, जो दवाइयाँ होती हैं वो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटनस लेयर में लगाई जाती हैं, इसीलिए इसे सबक्यूटनस रूट बोलते हैं। अब 3 लेयर आप अगर स्किन वगैरह पढ़े ही हैं, एनाटॉमी में था, तो 3 लेयर बोला जाता है, एपिडर्मिस, है ना, डर्मिस और ये हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटनस लेयर। तो तीसरी लेयर में जब इंजेक्शंस लगती हैं हमारे स्किन के एकदम बहुत पतला सा है, तीसरी में अगर लगेगी ऐसे, तो उसी को सबक्यूटनस रूट बोल देते हैं। जैसे कि कौन सी इंजेक्शन लगती है, इंसुलिन इन डायबिटिक पेशेंट। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनको लगाई जाती है उसी रूट की सहायता से इंजेक्शन। अब क्या है एडवांटेज? इट इज़ सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इन इट अकर्स कंप्लीट एब्जॉर्प्शन बट स्लोली। इसमें जो है आसानी से खुद से लगाया जा सकता है इंजेक्शन को, है ना, और इसमें आसानी से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है दवाई पूरी तरीके से। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ पेनफुल। ये दर्द हो सकता है भैया, क्योंकि सेल्स को आप डैमेज कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें दर्दनाक हो सकती हैं आपको। द इरिटेंट ड्रग काज टिश्यू डैमेज। और कुछ दवाइयाँ जो है
टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, वहाँ की चीज़ों को सड़ाने लगेंगी, फुला देंगी, खुजली करने लगेंगी। हाँ, ओनली 2 ml मैक्सिमम डोज आर एडमिनिस्टर्ड, 2 ml आप सिर्फ लगा सकते हैं, बहुत कम मात्रा में, है ना। ओके, इनहेलेशनल रूट, अगला रूट क्या है आपने देख लिया अभी तक, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, अब सबक्यूटनस रूट, अब इनहेलेशनल रूट। ये क्या है, इन दिस रूट ड्रग डिलीवर इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इस रास्ते से हम दवाई को जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इस रास्ते से हम दवाई को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है भैया, ये आप यहाँ पे ओरल कैविटी हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, नेज़ल कैविटी। तो इस रास्ते से जो दवाइयाँ हम देते हैं या फिर इसी रास्ते से दें, और वो यहाँ पे आके जो लंग्स हमारे होते हैं, लंग्स को अगर इस टाइप से बनाया जाए, है ना, ऐसे दोनों साइड फैले रहते हैं, आपने पढ़ा है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक है। ये तो इसमें जब फैले दवाइयाँ ना, तो उसी को इनहेलेशनल रूट कहते हैं या इनहेलेशनल टाइप दवाइयाँ कहते हैं। इन दिस रूट जो है, देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पल्मोनरी एपिथेलियम, इसमें होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं ना, तो नाकों के अंदर या फिर जो सांस लेने वाली नली है उसमें जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो गीला रखती है पोर्शन को, तो उसी के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाती है, वहीं पे सोख ली जाती है और दवाई का काम तुरंत हो जाता है। जैसे आपने अस्थमा में देखा होगा, पेशेंट्स को इन्हेलर दिया जाता है, वो तुरंत ऐसे इन्हेल करता है और सांस लेने में उसे आसानी होने लगती है। अस्थमा में सांस फूलने लगता है, लेकिन जब वो स्प्रे करता है तो सांस आसानी से लेने लगता है। इट गिव फास्ट एक्शन इन इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये इंट्रावेनस जैसे नसों के द्वारा दवाई जब लगाई जाती है तो तुरंत काम करता है, वैसे ही ये भी तुरंत काम करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, रेपिड इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन, तुरंत एब्जॉर्प्शन होता है तेज़ी से। इट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत ये भी कार्य करता है, जब तुरंत एब्जॉर्ब होगा तुरंत काम करेगा भैया। और जब इंटीरियल रूट में क्या होता है, मुंह के रास्ते से ऐसे धीरे धीरे यहाँ गया स्टमक में, स्टमक से आंत में, आंत से एब्जॉर्ब हुआ, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैला, तब काम करता है। लेकिन जब नसों वाला सिस्टम क्या रहता है, तुरंत जो है काम करता है, जब तुरंत सोख लिया तुरंत काम करना स्टार्ट। इट नॉट इन्वॉल्व इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ गए ना, कि जो हम ड्रग खा रहे हैं वो जब वो पहुंच रहा है लीवर के पास, तुरंत ज़्यादा मात्रा में उसकी चीज़ें जो है एक्टिव इनएक्टिव कर दी जा रही हैं, तो उसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ाएंगे हम, और भी चैप्टर्स हैं तो उसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में जब बात किया जाएगा तो किया जाएगा। इसी चैप्टर में अगला टॉपिक आएगा मेटाबॉलिज्म। डिसएडवांटेज क्या है, इन इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर ड्रग डिलीवर, इसमें स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट चाहिए ड्रग को डिलीवर करने, जैसे इनहेलर आपने देखा होगा ना, ऐसे कुछ रहता है इस टाइप से, ऐसे उसको दबाया जाता है, फुस किया जाता है, तो वहाँ से फोर्सफुली जो है निकलती है दवाई, ऐसे फोर्सफुली पाउडर के फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, तो वो इक्विपमेंट होता है, इनहेलर की ज़रूरत होती है। ये डिसएडवांटेज है, वो नहीं रहा तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा। ड्यू टू यूज़ ऑफ इनहेलर डज रेगुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, इसका यूज़ करने पे इनहेलर का रेगुलेशन नियंत्रण करना ये थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आप कितना तेज़ दबाना है, कितना धीरे दबाना है, दवा कितनी मात्रा में निकलनी चाहिए, ये चीज़ें आप रेगुलेट नहीं कर सकते प्रॉपर ना, तो ये चीज़ें इसके नुकसान है, ठीक है भैया। उसी में ट्रांसडर्मल है, पैरेंटल में ही। ट्रांसडर्मल में क्या है, बाय द ट्रांसडर्मल रूट ड्रग एडमिनिस्टर रिफर्स टू सब्सटेंस दैट आर एब्सॉर्ब थ्रू द स्किन, इसमें हम दवाई जो है ट्रांसडर्मल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, रिफर्स सब्सटेंस दैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्किन, इसमें जो है हम ऊपर ही लगा देते हैं इस कोई भी चीज़ और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि कंट्रासेप्टिव पैचेस, कंट्रासेप्टिव क्या है, गर्भ निरोधक पैचेस दवाइयाँ होती हैं, उसमें वो ऐसे स्किन पे फिटेड कर दी जाएगी और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती रहती है, तो उसी को ट्रांसडर्मल रूट कहते हैं, ठीक है भैया। एडवांटेज, इसका एडवांटेज है इट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को नेगलेक्ट करती है, हटाती है उनको, नहीं भैया हम नहीं आएंगे आपके पास, आप बड़े बेकार हैं, हमारी प्रभाव को कम कर देते हैं ठीक है ना। इट इज़ कन्वीनियंट, ये सुविधाजनक है। इट काज सस्टेन्ड या कंटिन्यूअस इफेक्ट, ये लगातार इफेक्ट देते रहता है, क्योंकि पैचेज आप लगा देंगे, आपने देखा होगा गाय भैंसों को भी ऐसे चिपका दिया जाता है, वो धीरे धीरे वो काम करते रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, इसका कार्य करने का जो तरीका है ना या फिर टाइमिंग है बहुत स्लो है। इट काज इरिटेशन लाइक पेन, रफ एंड बर्निंग इफेक्ट आर सोन, ये जो है काज करता है इरिटेशन, खुजली वगैरह, दर्द, रफ या वहाँ की जो खुरदुरा कर देगा, जलन जैसा इफेक्ट देगा, तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान है।
आप देखिए फ़ायदे कुछ जानते रहिए और नुकसान, ये चीज़ें थोड़ा सा आप जरूरी नहीं एकदम लाइन बाय लाइन ही लिखें, आप चीज़ें लिख सकते हैं कि हाँ ये दर्द देगा, इसकी वजह से उल्टी होने लगेगी, ये सब नुकसान लिख दीजिए, है ना। टॉपिकल रूट क्या है? टॉपिकल आपको पहले ही बताया था, तीसरा रूट क्या है भैया, इसमें जो है होता क्या है, ये सरफेस पे यूज होता है। इन टॉपिकल रूट ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस अभी बताया है, तीसरा लेयर होता है जो भैया, तीसरा लेयर, फर्स्ट लेयर, अपर लेयर एपिडर्मिस, इसी पे यूज होता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन बाय स्पेशली फार्मुलेशन, जैसे कि लोशन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, हम कोई भी लोशन लगाते हैं, जैसे अभी आ रहा है ना, ठंडी में लोशन लगाएंगे ताकि हमारी जो है मॉइस्चर स्किन बनी रहे, तो वो भी स्किन पे यूज़ होता है। क्रीम जो है ये भी स्किन पे लगाते हैं, जो भी है फेयर हैंडसम चाहे जो भी लगाते हैं, है ना। तो ऑइंटमेंट है, ये भी सब इसी पे लगाते हैं, या म्यूकस में। ऑइंटमेंट तो डैमेजिंग पे भी लगा देते हैं, डैमेज रहे तो उस पर लगा दिए। तो ये चीज़ें हैं टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट का मीनिंग है कि ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, है ना। एडवांटेज क्या है, इन इट सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल, इसके द्वारा हम खुद से दवाइयाँ को ले सकते हैं। इजीली एडमिनिस्टर्ड ऑफ ड्रग, आसानी से हम दवाई को प्रसारित कर सकते हैं। फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइट, और तुरंत काम करता है या तेज़ी से काम करता है जहाँ पे हम इस दवाइयों को यूज करते हैं। उसके बाद है भैया डिसएडवांटेज, इट्स सो स्किन इरिटेशन, ये खुजली वगैरह ये सब इरिटेशन करवा सकता है। इरिटेट का मतलब कहते हैं ना, इरिटेट मत करो मुझे, इरिटेट का मतलब होता है कि आपको अच्छा ना लगना, तो ये दिक्कत हो सकती है। इट्स पुअरली एब्जॉर्ब सर्टेन ड्रग, इसमें कभी कभी दवाइयाँ जो है बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, ये दिक्कतें हैं टॉपिकल रूट की। तो भैया आपने वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, इंटेरियल, पेरेंटल, टॉपिकल। ये पूरा वीडियो लेक्चर भले ही आपको लग रहा है कि 55 मिनट का हो गया, लेकिन ये पूरा जो है अगर उस तरीके से पढ़ते आप तो 2 घंटे ऐसे लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये मैंने इस बड़े से वीडियो में ढेर सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, और आपको समझ भी आया होगा। ये चीज़ें आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं भैया, ठीक है। तो आपकी ये चीज़ें जस्ट मैं ऐसे ही, और 8 पूरे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में मेनली, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 को 2-2 करके मैं 4-5 में ख़त्म कर दूंगा, और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भैया। इस चैप्टर से कम 10 से 15 नंबर आपके पेपर में ज़रूर पूछता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और ये पूरा जैसे ही कंप्लीट होता है मैं इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा, यही नोट्स है आपका, ठीक है ना। आपको समझ भी आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है भैया। तो बने रहिए आपके अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ, और अपने जो भी क्लासमेट्स हैं जूनियर सीनियर, उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं आप। और ऐसे भी जनरली हम शॉर्ट्स वीडियो अवेयरनेस से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, इन सब से संबंधित बनाते रहते हैं, तो आप कोई भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल पीसी फार्मा। थैंक यू, गुड डे, ओके, बाय बाय।